नमस्कार। आप सभी जो हमें सुन रहे हैं, अभी कुछ दिनों से चल रही परिस्थितियों के बारे में हमारी कमेंट्री को आप लोगों ने बहुत पसंद किया है। तो आज ये जो संग्राम की इतिहास है, प्रोटेस्ट की इतिहास है, उसके बारे में आज़ाद भारत के इतिहास की कुछ बड़े बड़े प्रोटेस्टों की बात करने का समय है। 1947 से पहले हम सब जानते हैं नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट हुई, असहयोग आंदोलन जिसको कहते हैं। फिर हमने भारत छोड़ो आंदोलन करा, क्विट इंडिया मूवमेंट करा। आज़ादी से पहले तो ये आज़ादी कहते हैं कि ये जो आज़ादी मिली है ये संग्राम कर कर के हमने ये आज़ादी प्राप्त करी है और ये संग्राम की इतिहास है इसकी। परंतु मैं आपको इतिहास में उन पन्नों में ले जाना चाहता हूँ जब भारत आज़ाद हुआ उसके बाद क्या हुआ। वाई डू पाकिस्तान इज अ सेपरेट एंटिटी ऑल टुगेदर इज समहाउ द रीजन बिहाइंड नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट में मोहम्मद अली जिन्ना का पार्टिसिपेट ना करने का की एक बहुत बड़ा रीज़न था। उनने कहा कि हम नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट अब अंग्रेज़ों के खिलाफ चलाएंगे तो आज नहीं कल तो आज़ादी मिलना ही है। जब आज़ादी मिलेगी यही नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट हमारी सरकारों के खिलाफ यूज करी जा सकती है गलत तरीके से। इसलिए मैं इसकी समर्थन बाकायदा नहीं करने वाला हूं। ये मोहम्मद अली जिन्ना की लॉजिक थी टू गेट आउट ऑफ द कांग्रेस एंड मेकिंग मुस्लिम लीग। ये मैं आपको जब कह रहा हूं ये आपने टीवी पर्दों पे बहुत सारी मूवीज में भी सुना होगा। गांधी जी और जिन्ना के बीच किसी चीज़ की एग्रीमेंट ही नहीं बन पाया। इस वजह से जिन्ना एक अलग राह पकड़ लिए और गांधी एक अलग राह पकड़ लिए। इतिहास की बात है, हम सब जानते हैं गांधी बैरिस्टर थे और जिन्ना भी। तो दो वकीलों की मतभेद के कारण भारत को दो हिस्से में बंटना पड़ा। तो बंटने के बाद दोनों ही देश जो जिन्ना बोलते थे उसी बीमारी से ग्रसित है इस समय। ये बात भी बड़ा सत्य है। क्या है, देश आज़ाद होने के बाद जो ट्रांसफ़र ऑफ पॉपुलेशन हुई उसमें बहुत सारी सिखों को अपनी जानें देनी पड़ी। सिमिलरली बहुत सारी मुस्लिमों की भी जान गई। वो एक मोमेंट था जिसमें यहाँ के लोग खूब प्रोटेस्ट किए, अपने पंजाब और सिंध प्रोविंस की लोग, क्योंकि सिंध में तो ज़्यादातर भारतीय रहते थे, मतलब हिंदू रहते थे, जिनको अपनी बहुत बड़ी एरिया छोड़कर भारत आना पड़ा। उसमें बड़े फिगर्स में आप ये कपूर्स को जानते हो जो लोग पाकिस्तान छोड़कर आए थे। जैसे जूइस, जब जूइस अपने आप को बचाने के लिए अमेरिका चले गए थे, ऐसे ही आज हॉलीवुड में देखिए ज़्यादातर प्रोड्यूसर्स जो हैं जूइस प्रोड्यूसर्स हैं। उन लोगों की ज़िंदगी निश्चित रूप से बेहतर हुई है और फिल्मों में हम जो एक एंटी इस्लामिक व्यू हॉलीवुड मूवीज़ में देखते हैं उसकी एक बहुत बड़ी रीज़न ये है कि जूइस हैं। और हमारी मूवीज़ में बहुत लंबे समय तक मुसलमान को अच्छा दिखाया जाता था। उसका एक बहुत बड़ा रीज़न है कि कपूर परिवार जो वहाँ से आए थे, जिनने एक तरीके से यहाँ मूवीज़ की एक नींव प्रस्तुत करी भारत में, वो लोग सब पाकिस्तान से आए थे, परंतु पाकिस्तान के लिए और मुसलमानों के लिए उनके मन में सॉफ्ट स्पॉट था। तो देखो, प्रोटेस्ट की तरीका कुछ भी हो सकता है। 1950 से लेके 1960 तक बहुत सारे प्रोटेस्ट हुए। उसमें मतलब अजीब प्रोटेस्ट भी हुई है। उसमें एक अजीब प्रोटेस्ट आप कह सकते हो, राजाओं ने मिलकर सरकार के खिलाफ प्रोटेस्ट किया कि हमारी राजशाही क्यों छीनी जानी चाहिए। ऐसे ही प्रोटेस्ट हम देखते हैं राजस्थान में हुई, राजवाड़ों ने करी। ऐसे बहुत सारी प्रोटेस्ट आज़ादी के बाद हुआ जो बहुत ही ज़्यादा अच्छा कोई रीज़न, कोई एम, कोई ऑब्जेक्टिव को लेकर नहीं हुआ। ये इस बात पर हुआ कि जिसमें बहुत सारे लोगों का ये प्रयासरत रहे कि अपने को आंदोलन के जरिए एक नेता बनाने की प्रयास करना। बहुत देखो, आंदोलन हुआ, प्रोटेस्ट हुआ, इसलिए 1962 में भाषा की बेसिस पे राज्य बनाई गई, कमेटी बनी, रीऑर्गेनाइज किया गया लैंग्वेज की बेस पे। ये प्रोटेस्ट ही था जिसमें जो है कन्नड़ बोलने वाले लोगों को कर्नाटक बनाया गया, मैसूर के नाम हटाया गया।
यही प्रोटेस्ट थी जिसमें महाराष्ट्र और गुजरात दो अलग अलग राज्य बने भाषा की बेस पर। नहीं तो बॉम्बे प्रोविंस होती थी और बॉम्बे प्रोविंस में दोनों रहते थे। उस समय लॉजिक था कि मुंबई को एक यूटी बना दिया जाए और दोनों की कैपिटल बना दिया जाए, बट गुजरात ने एक अलग राज्य बनाया और कितना प्रोग्रेस किया है आप सब हम जानते ही हैं। कन्नड़ बोलने वाले लोगों के लिए एक कर्नाटक बना दिया गया। तमिलनाडु पहले से था, वहां से ना एरिया हटाई गई ना लाई गई। केरल पहले से था। केरल ने इतिहास में लंबूदुरीपाद के माध्यम से एक सबसे पहला लेफ्ट की सरकार को चुना। तो वहां प्रोटेस्ट ही तो थी, वो नेहरू के खिलाफ एक लेफ्ट की सरकार को चुनना लोगों का प्रोटेस्ट ही तो था। सिमिलरली उड़ीसा प्रोविंस तो 1936 में ही बन गया था, बंगाल प्रोविंस उससे पहले बन गया था। भाषा की बेसिस पर बहुत सारे राज्यों की निर्माण हुई। नॉर्थ ईस्ट में आज भी वो आंदोलन की स्पिरिट खत्म ही नहीं हुई है, प्रोटेस्ट की स्पिरिट खत्म ही नहीं हुई है। नहीं तो एक ही प्रदेश हुआ करता था आसाम। आसाम में मुख्यमंत्री चलिहा जी ने बोला कि मैं दूसरे लैंग्वेज को मान्यता नहीं दूंगा, सिर्फ आसामीज लैंग्वेज को मान्यता दूंगा। इसलिए आसाम के साथ साथ 7 सिस्टर 1 ब्रदर टूट गए, नॉर्थ ईस्ट टूट गया पूरा, अलग अलग राज्यों में बट गए। तो ये प्रोटेस्ट की इतिहास भारत में बहुत पुराना है। रिसेंटली हम देखते हैं, और सबसे बड़ी प्रोटेस्ट जो मैं आधुनिक भारत का देखता हूं वो जेपी आंदोलन था, जयप्रकाश नारायण जी का आंदोलन था, जो इंदिरा जी की ब्रूटल शासन के खिलाफ एक आंदोलन खड़ा करा गया था। उसको लीड करने वाले एक लीडर थे, गांधीयन लीडर जयप्रकाश नारायण। इस आप चैनल में सर्च करोगे तो आपको जयप्रकाश नारायण की वीडियोस भी मिल जाएंगे जिसमें मैंने उनकी जीवन चरित्र के बारे में बात करी है। लिंक भी डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। परंतु जयप्रकाश जी नारायण जी की, मैं जयप्रकाश नारायण को कुछ नहीं बनना था। देखो, आंदोलन सफल होने के लिए एक ऐसा व्यक्ति की जरूरत है जिसके खिलाफ लोग एकजुट हो सके। और जयप्रकाश नारायण ने ना मीडिया था, ना नेशनल ये न्यूज़पेपर्स था, क्योंकि इमरजेंसी लगी तो सारे न्यूज़पेपर्स को बैन कर दिया गया। तब भी जयप्रकाश नारायण का ऑरा भारत के समग्र हिस्सों में बट गया, क्योंकि एक बूढ़ा आदमी, गांधीयन आदमी। और देखो, जयप्रकाश नारायण की अपनी प्रॉब्लम्स और अपनी जीवन की दिक्कतें रह सकती है। उनकी आइडियोलॉजी में हम होल ढूंढते हैं, और हर व्यक्ति की आइडियोलॉजी में एक ढूंढने की एक प्रक्रिया हमारी भारतवर्ष में चलता है और वो चलता रहा है। परंतु जयप्रकाश नारायण ही जो है आधुनिक भारत में, आप जो पार्टीज देखते हैं ना, लालू प्रसाद यादव की राष्ट्रीय जनता दल, फिर आप देखते होंगे जेडीयू जनता दल यूनाइटेड नीतीश कुमार जी का, मुलायम सिंह यादव को देखते होंगे, कांसीराम अलग थे, मुलायम सिंह यादव है, अपने इनकी पार्टी है जेडीएस जनता दल सेक्युलर मिस्टर देवेगौड़ा। तो इन सब लोगों की जिंदगी को आप देखोगे तो ये सब जेपी आंदोलन से निकले हुए लोग हैं। आज ट्विटर में मैं देखता हूं कुछ लोग ये लिखते हैं कि जेपी ने तो एक जाति भित्तिक पॉलिटिकल फोरम को जन्म दिया। ऐसा नहीं था। जेपी ने जब आंदोलन की शुरुआत करी थी, बिहार से थे जेपी, उन्होंने ये आंदोलन शुरू इसलिए नहीं करा था कि 4 लोगों को लीडर बनाना है, बाबू जगन जी बनाम उप प्रधानमंत्री बनेंगे कि प्रधानमंत्री बनेंगे, मुरारजी भाई प्रधानमंत्री बनेंगे कि उप प्रधानमंत्री बनेंगे, ये सब तय करने के लिए जेपी ने आंदोलन नहीं खड़ा करा था। जयप्रकाश नारायण जी को ये लगा एक सामग्रिक विषय के ओर आंदोलन की कहानियां इस तरीके से हम देखते हैं। तो जेपी कुछ प्राप्त करने के लिए आंदोलन नहीं कर रहे थे। जेपी इंदिरा गांधी की ब्रूटल शासन के खिलाफ और एक डिक्टेटोरियल टेंडेंसी जो इंदिरा में थी उसके विरोध में खड़े हुए थे। तो जेपी गलत है ऐसा मैं नहीं बोलता, जेपी सही है ये भी नहीं बोलता, परंतु आंदोलन के इतिहास में, आजाद भारत में सबसे बड़ी आंदोलन में मैं जेपी की आंदोलन को मानता हूं, जो भारत में सत्ता परिवर्तन का काम किया। वो सत्ता बहुत दिन परिवर्तन करके नहीं रख पाए। मुरारजी भाई के साथ जगज्जीवन राम की संपर्क अच्छा नहीं रहा। जनता दल की सरकार बहुत कम समय रही और टूट गई, बिखर गई सरकार। जेपी की वो एज थी नहीं। फिर जेपी ने इंदिरा गांधी से हाथ में मिला लिया था। तो वो आंदोलन कोई भारत की चित्रपट में बहुत सारे जातीय राजनीति को लेकर आया, उसके लिए जेपी जिम्मेदार नहीं थे। जिम्मेदार था ये समाज की डिविजन्स। वो अल्टीमेटली जेपी के थ्रू बाहर आया। फिर उसके बाद हम एक बहुत बड़ा एजिटेशन देखते हैं जो आंध्र प्रदेश से तेलंगाना को अलग करने के लिए तेलंगाना की राष्ट्रीय समिति की तरफ से हुआ। उससे पहले एक मैं भूल गया, एक बड़ा आंदोलन हुआ मंडल कमीशन को लेकर।
मंडल कमीशन की जो वो था वो बहुत ही ज्यादा, आप मान के चलिए, बहुत ही ज्यादा जो है मंडल कमीशन के खिलाफ जब प्रोटेस्ट हुआ, राजीव गोस्वामी करके एक स्टूडेंट ने अपने सफदरजंग हॉस्पिटल के बाहर अपने आप को सेल्फ इमोल्यूशन कर दिया, अपने आप को आग लगा दिया। उसके वजह से वो प्रोटेस्ट निश्चित रूप से बहुत ही बड़े लेवल, बड़े स्तर पर ये पहुंच गया। ये बात हम आप लोगों को मैं बताना चाहता हूं और समझाना चाहता हूं कि वो जो जाति भित्तिक राजनीति जो वीपी सिंह ने शुरू करी और अपने आप को बड़ा नेता बनाने का प्रयास किया, लिंक भी आपको मिल जाएगी वीपी सिंह की साथ। विश्वनाथ प्रताप सिंह के बारे में हमने एक कहानी आप लोगों को बता रखा है। तो उस एजिटेशन के वजह से, मंडल कमीशन की वजह से, देखिए विरोध मंडल कमीशन का हुआ था, कुछ लोग इसको समझते नहीं है। ये एजिटेशन मंडल कमीशन के लिए नहीं हुआ था, मंडल कमीशन के खिलाफ हुआ था। गोस्वामी ब्राह्मण होते हैं, तो असम से आने वाले गोस्वामी जी, मंडल कमीशन, आपने ओबीसी को रिजर्वेशन क्यों दिया, जनरल को क्यों नहीं दिया, उस बात पे अपने आप को आग लगा दिए और सेल्फ इम्यूलिफाई करके अपने आप को मार दिए। उसके वजह से पूरा भारतवर्ष में एक बहुत बड़ा आग जो है फैल गई। और जो है अब देखें, उसके बाद ओबीसी आरक्षण तो प्राप्त हुआ, परंतु राइट विंग पॉलिटिक्स में बहुत बड़ा बदलाव हुआ। भारतीय जनता पार्टी राम मंदिर की अभियान शुरू करता है और राम मंदिर की जो आंदोलन है पूरा भारतवर्ष में एक्टिवली किया जाता है। राम मंदिर तो 2014 में सरकार आने के बाद बनाया गया, 2000 मुझे लगता है बाद में हुआ ये। उससे पहले जो है बीजेपी ने राम मंदिर और हिंदुत्व की आइडिया को पकड़ा पहली बार, जब हिंदू समाज में ओबीसी के रूप में प्रभेद बन गया और उस प्रभेद को रोकने के लिए ये किया गया। बहुत बढ़िया हो गया। उस आंदोलन से आगे आता हूं तो ये आंदोलन की बात मैंने आपको बोल ही दिया। अपना तेलंगाना राष्ट्रीय समिति की तरफ से स्टूडेंट्स, टीचर्स, लोग सब मिलकर एक राज्य मांगा। बाद में कांग्रेस सरकार ने उस राज्य को उनको दे भी दिया और तेलंगाना की सरकार नया बना। तेलंगाना राष्ट्रीय समिति के मुख्य चंद्रशेखर राव 2 बार मुख्यमंत्री भी बने। देखिए, ये प्रोटेस्ट से बड़े नेता निकलते हैं। उसके बाद आप लोगों को जहन में होगा, याद भी होगा, सबसे बड़ी आंदोलन की हम बात करते हैं अपनी जीवदशा में, तो सभी लोगों का कहना है कि अन्ना आंदोलन था, जिसमें अरविंद केजरीवाल निकले, मनीष सिसोदिया निकले, कुमार विश्वास निकले, किरण बेदी निकले, सब बड़े बड़े लोग निकले। राजनीतिक की बहुत बड़े सुपरस्टार्स इससे निकले। अच्छा है, बुरा है, जो भी है, आंदोलन की इतिहास रही है, कुछ बदलाव करके लाती है। बदलाव जब होती है सिर्फ अच्छी बदलाव होगा इसकी गारंटी ना मैं ले सकता हूं, ना आप ले सकते हो, ना प्रधानमंत्री मोदी ले सकते हैं। ऐसे ही एक प्रोटेस्ट हमारी कुछ दिन पहले हमारी सामने हुई। आज शांति से समझने की प्रयास करते हैं इस प्रोटेस्ट से भारत में बदलेगा क्या। एक समाज में तो 2 धड़ा बन ही चुका था, प्रो मोदी, एंटी मोदी। जो मोदी का प्रशंसक था वो आज भी कहता है मोदी जी ने मास्टर स्ट्रोक खेला, देश आगे है, इसलिए धर्मेंद्र प्रधान जी की इस्तीफा करा दिया। जो विरोधी है वो पहले गाली देता था मोदी जी को, आज भी गाली देता है। समस्या यहाँ, जब 4 ब्राह्मण बैठते हैं वो कहते हैं पेपर लीक बड़ा इशू नहीं है, सबसे बड़ा इशू तो यही है कि रिजर्वेशन हटाना चाहिए। जब दलित बैठता है वो कहता है पेपर लीक बड़ा इशू नहीं है। ये तो ब्राह्मण लोग मिलके ये प्रोटेस्ट करवा रहे हैं कि एक दिन हमारे हाथ से रिजर्वेशन भी चला जाए। देखिए, ये समाज है, समाज में सब लोग अपने हिसाब से बात करते हैं और ये राइट विंग पॉलिटिकल पार्टी जब सरकार और सत्ता में होते हैं तो ये एक मानसिक ये रहता है कि ये लोग ना हमारी रिजर्वेशन खा जाएंगे, ये ब्राह्मणवाद की पार्टी है, ब्राह्मण बनियाओं की पार्टी है। सरकार ने उसको डिस्पेल करने के लिए बहुत कुछ किया। ये सरकार तो ओबीसी की सरकार है, बहुत ज्यादा ओबीसी मिनिस्टर्स इस सरकार में पार्टिसिपेट कर रहे हैं और सरकार के अंदर हैं। माननीय मोदी जी खुद एक ओबीसी हैं और बहुत सारे लोग ओबीसी हैं। परंतु ब्राह्मणवाद के खिलाफ जो नारे लगे थे वो बेसिक प्रिंसिपल ये कहती है, शायद ब्राह्मण प्रोटेस्ट नहीं कर पाता है। इतिहास रही है, अपर कास्ट हिंदू प्रोटेस्ट में पीछे रहता रहा। परंतु आजादी से पहले जो आंदोलन होते थे वो तो ज्यादातर लोग ब्राह्मण और बनिया ही थे। जवाहरलाल नेहरू पंडित थे,
ब्राह्मण थे, मोतीलाल नेहरू पंडित थे, चित्तरंजन दास पंडित थे, मतलब ये अपर कास्ट हिंदू थे। अपर कास्ट हिंदू 1950 से पहले खूब प्रोटेस्ट करता था। 50 के बाद उसके खिलाफ प्रोटेस्ट होने लगा। ब्राह्मणवाद की कबर खुदेगी, इस तरीके की नारे लगते रहे हैं। देखो, ब्राह्मणवाद की कबर खोद के कोई सफलता किसी को प्राप्त होने वाला है नहीं, ये तो स्पष्ट ही है। हम जाति सूचक शब्दों का प्रयोग करते हैं, प्रो या अंटी, दोनों ही तरह से। किसकी नुकसान होती है? सामान्य जनता की नुकसान होती है। सामान्य जनता जो आप हिंदू में अलग अलग जातियों में बांट देते हो, उन लोगों को दिक्कत होता है। न्याय तो मतलब वो आपने सुना होगा, आजकल कोई एक है अपना, वो थोड़ा दलित आइडियोलॉजी का है कि क्या है मुझे नहीं जानता, वो अभिमन्यु के ऊपर गाना लिखा है, सामान्य जनता नहीं जान सकता, आप लोग समझ सकते हो तो बोलता हूँ। वो बोलता है कि जो है भगवान कृष्ण ने कहा, सॉरी युधिष्ठिर ने कहा कि हम तो कुछ भी नहीं मांग रहे, 5 गांव मिल जाए, हम 5 गांव में बस जाएंगे। तो वो नहीं देता है तो जंग होता है। देखिए, महाभारत को पढ़ने की तरीका शायद थोड़ी काजुअल है इन लोगों का। महाभारत में 5 गांव उनको मिल जाते तो जंग नहीं होते, ये नहीं है। महाभारत के होने की बहुत सारी कारणों में से एक कारण ये है, जब आप बैठ के लड़ाई कर रहे हो ना, उसमें 5 गांव दे देते नहीं होता, ये सब बातें नहीं होती है। एक कन्फ्रंटेशन होता है जिसमें विजय प्राप्त करने, जो लगता है जो ताकतवर है वो आपको 1 गांव भी क्यों दे, 1 एकड़ भी क्यों दे, 1 बीघा भी क्यों दे, कोई एक जमीन क्यों दे दे वो आपको। उसको लगता है मैं ताकतवर हूं और बड़े बाप की बेटे होने के वजह से मेरी 100 भाई हैं तो मेरी अधिकार क्षेत्र ज्यादा होना चाहिए। हिंदू समाज में दुर्योधनों की संख्या बढ़ गई है, जिनको लगता है मेरा छोटा भाई को रोटी नहीं मिलना चाहिए, रोटी नहीं मिलना चाहिए, रोटी नहीं मिलना चाहिए, और जरूरत होगा तो वो रोटी मैं खा जाऊंगा, इसको 1 रोटी नहीं दूंगा। ये मेरी मानसिकता नहीं है, ये हिंदू समाज की मानसिकता बनती चली जा रही है। दुखद है, कष्ट देता है, मन भारी होता है, परंतु यही सच्चाई है। 5 बीघा जमीन भी आज भाई अपने भाई को देने के लिए तैयार नहीं है, और इतिहास गवाह है। सिर्फ इन्हीं चीज़ों के वजह से समाज में विभेद होता है, प्रभेद होता है, लड़ाई होती है, हम समाज को तोड़ देते हैं, फिर बाद में कहते हैं समाज टूटा क्यों। तो आंदोलन की इतिहास के बारे में कुछ विषय रखने की आपके सामने मैंने कोशिश की, प्रयास किया, ट्राई किया। जैसा आपको लगे जरूर कमेंट के माध्यम से एंगेज करने की प्रयास करें और अपनी बातें हम तक पहुंचाएं। कोई चीज़ें आपको लगता है मैं गलत बोल रहा हूं, उसकी क्लैरिफिकेशन वीडियो भी मैं बनाऊंगा। नमस्कार।